संजय चड्ढा साहब, बताया जा रहा है कि इस मामले में 40 गवाह अपने बयान से मुकर गए जब एनआईए को ये जांच सौंपी गई थी। एक वकील होने के नाते, ये क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस पेशे के, पहले दबाव में थे तब मुकरे, तब उन्होंने बयान गलत दिया था या बाद में दबाव में आ गए? क्या संभावना ज्यादा लगती है? क्योंकि बयान दे के एक एक नहीं 40 गवाहों का मुकर जाना अपने आप में ये साबित कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ था। कहां गड़बड़ था? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 2008 की ये घटना है। 17 साल ट्रायल चला और इन्वेस्टिगेशन, प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन जो है लोकल पुलिस ने किया था, महाराष्ट्र पुलिस ने। जी। उसके बाद लोकल पुलिस ने इस केस को एटीएस को ट्रांसफर कर दिया। एटीएस ने कुछ समय तक किया और उसके बाद केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के बाद जी। मैटर जो है वो एनआईए को दिया गया, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब उन्होंने इस केस में, आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 चार्जशीट दाखिल हुई थी और बड़े जो हैं सारे तथ्य सबको मालूम है। मैं पुनः बता रहा हूं कि ये चार्ज उसमें 302, 324, 307 ना जाने कितनी आईपीसी की धाराएं लगी हुई थी। 6 लोगों का इसमें मृत्यु हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो निश्चित तौर पे एक टेररिस्ट एक्ट था, इसलिए एनआईए ने एक चार्जशीट दाखिल की। अब यहां पे जो बड़ी गंभीर बात है, और आज एनआईए जो टॉप लेवल की एजेंसी है भारत की, जैसा हम कहते हैं, उसके द्वारा दी गई चार्जशीट, और उस चार्जशीट में 40 से ज्यादा गवाहों का अपने बयान से पलट जाना। जी, ये एक बड़ी गंभीर बात है। मैं प्रथम दृष्टया ये कहूंगा कि जो एनआईए है, एटीएस है, ये अपने कार्य में असफल रहे हैं। बड़ी कटु बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं भारत की ये, और वो महाराष्ट्र की है एटीएस, और ये वहां के हैं, ऐसा कहना और बड़ा ये एक बड़ी बात है। नंबर दूसरी बात, देखिए क्या होता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी इवेंट को, क्रिमिनल इवेंट की बात कर रहा हूं, इस टेररिस्ट एक्ट की बात कर रहा हूं, इसमें सारे एक्ट, जैसे कि एक मोटरसाइकिल थी, मैं कहानी बता रहा हूं, सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल में बम था, बम के बाद वो फटा बम, और ऐसे ऐसे हुआ। इस सब को निकालने के लिए उन्होंने टेलीफोन कॉल के रिकॉर्ड निकाले, ये निकाला, वो निकाला, सारी चीजें हुई, और बड़ी परिपक्वता से बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसी ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में वो फेल हो गए चेन को बनाने में। जब इवेंट्स की, देखिए कब होता है, इवेंट्स को कड़ी से कड़ी को जोड़ना होता है इवेंट की, किसी भी क्रिमिनल एक्ट की, अगर कोई आप मुझसे पूछे या किसी भी। संजय चड्ढा साहब, जो आरोपी एनआईए को दी, जब रिपोर्ट ये जांच सौंपी गई, तो आरोपी तो पहले से ही तय हो गए थे। इन्हीं आरोपी तो एनआईए ने शायद नहीं बदले होंगे, और इन्हीं आरोपियों का क्या रोल रहा, इसी पर लेकर आगे जांच बढ़ी होगी। नंबर 1। नंबर 2, एनआईए के पास पूरी, जब जांच चल रही थी तो उस जांच में वो ऐड भी कर सकते थे और डिलीट भी कर सकते थे किसी का नाम। तो ये नहीं, क्योंकि जांच से ही निकल के आएगा ना कि कौन कौन लोग उस कड़ी में शामिल हैं। ठीक है, लेकिन जो जांच का रिजल्ट, जिसको हम चार्जशीट, संजय चड्ढा जी, क्योंकि चार्जशीट को एक सीमा होती है और उस समय की, सीधा समझें कि जिन आरोपियों को सौंपा गया कि इन लोगों ने धमाका किया, इनका हाथ शामिल है, एनआईए उन लोगों का गुनाह साबित करने में असफल रही। बिल्कुल सही बात है, और असफल रही। चार्जशीट में तो कर दिया, लेकिन जब बारी आई एविडेंसेस की, तो वो एविडेंसेस परिपक्वता के साथ नहीं पेश किए गए। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आपने। ठीक है संजय चड्ढा साहब, यह बात तो सही है कि 6 लोग मरे, 95 लोग घायल हुए, और जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई उन पीड़ितों के लिए न्याय का अब क्या अगला स्टेप होगा। पीड़ित पक्ष कह रहा है कि हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन अब ये केस किस दिशा में घूमेगा, किसको अब इसमें आरोपी बनाया जाएगा, या फिर यही आरोपी कंटिन्यू रहेंगे, ये जरा बताइए, थोड़ा लीगल पक्ष भी समझाइए दर्शकों को आज। देखिए, जहां तक नए आरोपी बनने का है, जब तक कोई एक बहुत बड़ा प्राइमा फेसी चीज
न्यायालय के समक्ष नहीं रखी जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई भी नया आरोपी इसमें बनेगा, पहली बात। जी दूसरी बात, अब आगे क्या? अब सबसे पहले तो जो ये निर्णय आया है उसका अवलोकन किया जाएगा और संभवतः जी एनआईए इसको जो है आगे लेके बढ़ेगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो सफरर हैं, उनका ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ये स्टेट फाइट करता है, जी ना कि इंडिविजुअल सिविल केसेस जैसे होता है जी ए वर्सेस बी हो सकता है। Definitely. यहाँ पे स्टेट वर्सेस एक्यूज पर्सन होते हैं। जी तो स्टेट को ही आगे जो है बढ़कर और अपील करनी पड़ेगी, या जो भी उसके ग्राउंड्स होंगे वो सब उसको देखना पड़ेगा। कहाँ पे अगर निर्णय में कोई कोताही है, निर्णय में कोई कमी है, इन द सेंस के प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण पड़ा है और उस प्रमाण का संज्ञान नहीं लिया गया है, तब ऐसी चीजें सामने रखी जाएंगी। निर्णय में क्या क्या खामियां हैं, कमियां हैं, ये पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फाइल किया जाएगा, देखा जाएगा और उसके आधार पर जो बड़ी न्यायालय हैं उन पे जाकर इसको किया जाएगा। सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाएंगे। आपके कुछ एक लोग फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, नहीं। इसका जो ये एक स्पेशल न्यायालय का निर्णय, मेरा ख्याल है इसमें हाई कोर्ट पे जाना होगा। अब मैं इसमें मुझे मालूम नहीं है किनका निर्णय है। इसी का जिक्र किया मैंने, जो उनके वकील साहब हैं उन्होंने यही कहा है कि वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे और नए आरोपी बनाए जाएंगे। इस वाक्य का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने पिछले जवाब में ये कहा था कि एनआईए डिलीट भी कर सकता है आरोपियों को और नए ऐड भी कर सकता है चार्जशीट के समय। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं समझाने में गलत रह गया। जिस वक्त चार्जशीट होती है, इन्वेस्टिगेशन के समय डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन को न्यायालय के समक्ष एक चार्जशीट के रूप में पेश किया जाता है और उस पे देखिए, वी आर गवर्न्ड बाय पेपर जस्टिस। जो कागज में लिख के बनती है वो होती है हमारी जस्टिस, उसके जरिए बातों से। अब पॉलिटिकल पार्टीज का इतना ज्यादा इंटरवेंशन मैं देख रहा था अभी, कोई रोल ही नहीं है इन लोगों का, कोई रोल थोड़ी है क्रिमिनल। संजय चड्ढा साहब, आपने पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र कर ही दिया है तो एक आम सवाल जो हर एक आम आदमी जानना चाहता है वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। आप जैसा एक्सपर्ट जवाब देगा तो और अच्छा रहेगा। दर्शकों के लिए मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो रूलिंग पार्टी होती है उस रूलिंग पार्टी की मंशा के मुताबिक भी जांच क्या प्रभावित हो जाती है, जो ये बयान बदल दिए गए? देखिए, ऐसा है, जो कानूनी तौर पे और जो एकेडमिक तौर पे अगर मैं कहूं जी, तो जो निष्पक्ष जांच होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पावरफुल आदमी का, उस पे कोई भी तो फिर इन गवाहों का हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है? एक दो का भी नहीं, 40-40 गवाहों का ये हृदय परिवर्तन हुआ, क्या कहेंगे इसे? क्योंकि अब ये जो बरी हुए हैं, सालों की प्रताड़ना झेली, और साध्वी प्रज्ञा के बारे में तो कहा जाता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक लगभग डैमेज हो गई थी, उनको चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। इस पीड़ा का हिसाब कौन देगा? आज श्याम साहू हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको वो दिन वापस कौन लौटा पाएगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे 17 साल लगते हैं एक निर्णय के आने में। 17 साल में व्यक्ति की पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। अगर कोई 25 साल का बच्चा इसमें हो रहा होगा, वो 40-45 साल का हो जाने के बाद वो क्या करेगा? इतने सालों के बाद न्याय मिलना, ऐसा न्याय नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे न्यायिक सिस्टम की, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। और बहुत उसके पीछे भी पॉलिटिकल विल है। और जो मैंने बात कही कि कहीं जांच में दखल नहीं होती, वो एक एकेडमिक बात है। एक्चुअल में बहुत बड़े दिल से कह रहा हूं, बहुत दखल होती है। बिल्कुल, ये आपने बाद में वाक्य कहा, लेकिन यही आज हकीकत है। क्योंकि एक कहीं दोहा पड़ा था कि तुम कहते हो कागज देखी और हम कहते हैं आंखन देखी, तो आंखन देखी अब आपने बिल्कुल अंत में कहा संजय चड्ढा साहब, इसके लिए आपको साधुवाद। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, अब हम